नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसा चल रहा है। आज का क्लास में हम लोग आइए उठाए हुए 10 ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल फिलहाल में बहुत सारा घटना घटित हुआ है और जो करंट अफेयर्स है बन गया है हम लोग का। और ये ऐसा करंट अफेयर्स है जो आने वाले भी 2 3 4 साल तक पूछेगा घुमा घुमा के, चाहे कोई भी एग्जाम रहे। ऐसा टॉपिक उठाए हुए 10 टॉपिक जो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। वो चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम रहे या स्टेट पीसीएस रहे या सेंट्रल एसएससी रहे या कोई भी स्टेट का भी एसएससी रहे, कोई भी एग्जाम में सब क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हुए हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग का। और 10 जो ये 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, इसमें जानकारी बहुत सारा है और जो बहुत सारा जानकारी भी मिलेगा एक क्वेश्चन से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम इसे तैयार किए हुए हैं, से पहला टॉपिक तैयार किए हुए हैं। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट जो रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट आया हुआ है, जो बाली में कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका बैठक हुआ था। FAO आप लोग पता होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसमें पर्यावरण और वन संरक्षण के तहत जो रिपोर्ट आया हुआ है उसी में से आप लोग को पता होगा। देखिए, भारत ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आप लोग को ध्यान होगा, जो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसमें रिपोर्ट आया हुआ कि भारत, देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट अर्थात FRA 2025, FRA मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट रिपोर्ट, जो 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वें पायदान पर आ गया है। विश्व में 9वां स्थान भारत का आ गया है। पहले स्थान कितना था? 10वां। तो कुल किसमें? कुल वन क्षेत्र में। यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग पेन पेपर ले नोट भी कीजिएगा इसको। कुल वन क्षेत्र में के मामले में विश्व में 9वें पायदान पर पहुंच गया है। साथ ही वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में देश ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान आ गया है, जो पहले 10वां था। और वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि, वार्षिक वन क्षेत्र जो वृद्धि होता है उसमें तीसरा स्थान पहले भी था और अभी भी बरकरार है तीसरा स्थान। ठीक है, देखिए, यह उपलब्धि भारत के सतत वन प्रबंधन और वृक्षारोपण के प्रयासों का परिणाम है। 2010 से 20 वार्षिक वन क्षेत्र में 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन क्षेत्र में 2010 से 20 तक जो वार्षिक वन क्षेत्र जो है वो रिपोर्ट आया है, उसमें कितना 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है वन क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, भारत में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, अब वो ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए सब। 25.17% है। 25.17% है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन। ठीक है, जिसमें से वन आवरण है 21.76%, जिसमें से वन आवरण है 21.76% और वृक्ष आवरण है 3.41%। कुल भौगोलिक क्षेत्र है 25.17%, जिसमें से वन आवरण है 21.76% और वृक्ष आवरण है 3.41%। अगला देखिए पॉइंट, वर्ष 2021 की तुलना में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने? वर्ष 2021 की तुलना में। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आता है उसी में से 2021 का जो रिपोर्ट आया था उसमें कितना, उससे अभी कितना बढ़ गया? 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि दर्ज किया गया। देखिए अगला पॉइंट देखिए, कुल 19 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों, टोटल मिला के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इतना है टोटल मिला के है, जिसमें से कितना, इसका 13%, 33%, उसमें से 33% भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित है। कहने का मतलब है कि भारत में कुल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के है टोटल है, जिसमें से वन जो क्षेत्र उसमें 33% से अधिक है वन क्षेत्र। ठीक है, और इसे अगला पॉइंट है, वन कार्बन स्टॉक वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक हुआ है। वन कार्बन स्टॉक जो कहते हैं उसमें 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक दर्ज किया गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट, वन आवरण का उच्चतम प्रतिशत, वन क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में है, इसमें है 91.33%। उसके बाद मिजोरम में 85.34%,
आप लोग पहले पढ़ते होंगे तो मिजोरम सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला था, लेकिन उसको पीछे छोड़ के लक्षद्वीप आगे निकल गया। कितना? लक्षद्वीप में 91.33%, और मिजोरम में 85.34%। उसके बाद अंडमान निकोबार भी देखिएगा तो 81.62% है मिजोरम में। ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में मैंग्रोव वन आवरण 4991.68 वर्ग किलोमीटर है। क्या? कौन सा वन? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन का भी आवरण कितना है? 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, बहुत कम है। 0.15% ये है कुल वन क्षेत्र का। इस कौन सा वन? मैंग्रोव वन। ठीक, इसका अब देखते हैं रीजन क्या है, वन क्षेत्र बनने का रीजन क्या है। देखिए 2000 ईस्वी से आप वन क्षेत्र तुरंत तो घटना नहीं हो सकता कि बढ़ जाएगा, इसका बहुत पहले से ही प्रक्रिया चालू है। जिससे कि देखिए 2000 ईस्वी से ही नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 2 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्टेशन का लक्ष्य रखा गया था। 2000 ईस्वी से ही नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 2 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड फॉरेस्टेशन का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद आइए 2014 से नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्रीन इंडिया मिशन, आप लोग नाम सुने होंगे, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत टारगेट रखा गया था कि फॉरेस्ट कवर तथा ट्री कवर दोनों को कितना? 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना है। इसके तहत रखा गया था, किसमें? ग्रीन इंडिया मिशन के तहत टारगेट रखा गया था कि फॉरेस्ट कवर तथा ट्री कवर दोनों को 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया जाना है, तथा क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को भी इंप्रूव करना है। कितना? 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया तक। इतना समझ में आ गया। और इसमें आप लोग देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का योजना का भी इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है वन क्षेत्र बढ़ने में। तो ये था हम लोग का क्या? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार। तो ये हो गया हम लोग का पहला, आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम से, इस 10 टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा किया है कि जो अत्यंत होता है गरीबी, एक्सट्रीमली पॉवर्टी जो होता है, उससे मुक्त हो गया है। कौन? केरल राज्य। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को एक्सट्रीम पॉवर्टी मुक्त राज्य घोषित किया है, केरल को। देखिए नीति आयोग, आप लोग को पता होगा, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो होता है, 2015 में इसका गठन किया गया था योजना आयोग के जगह पे। उसका 2021 के रिपोर्ट के अनुसार केरल में देश में सबसे कम गरीबी दर है। केरल में कितना? 0.7% है। नीति आयोग के अनुसार देश में सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में। कितना? तो 0.7%। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? अत्यंत गरीबी सबसे कम है, एक्सट्रीमली मुक्त हो गया, घोषित हो गया, अत्यंत गरीबी वहां है ही नहीं। ठीक, अब देख लेते हैं नीति आयोग की MPI मतलब क्या? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो 2023 के अनुसार जो रिपोर्ट आया था, उसमें केरल की गरीबी दर सबसे कम दर्ज किया जाता है। MPI पता होगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट आता है, उसमें केरल का गरीबी दर सबसे कम दर्ज किया गया था। कितना? 0.55%। उसके बाद गोवा है 0.84%। उसके बाद तमिलनाडु है 2.20%। उसके बाद सिक्किम है 2.60%। मतलब सबसे कम गरीबी देखा जाए तो केरल में है, इससे समझना है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का तीसरा टॉपिक लिए हैं। अभी बहुत ज्यादा अभी आज है, जैसे कि आज 29 तारीख है। मोन्था तूफान, मोन्था तूफान के बारे में भी हर एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो मोन्था तूफान तबाही मचाया हुआ है इधर स्टेट, जो साउथ का स्टेट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बंगाल जैसे हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो मोन्था तूफान इसे है कि नाम दिया, कौन सा देश नाम दिया है इसको मोन्था तूफान? तो ये नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। एक चक्र है IMD, आप लोग सुने होंगे IMD का नाम सुनेंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसमें लगभग 13 देश शामिल है और 13 देशों ने अपना अपना 13 नाम दिया है।
प्रत्येक देश ने 13 नाम दिया था। 13 गुना 13 कितना गया? 169। तो 169 नाम उसमें है और चक्र के अनुसार घूमते रहता है। ठीक है, तो अभी जो मोन्था तूफान का नाम दिया है वो थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया था ये नाम। अब मोन्था मतलब होता है क्या? सुगंधित पुष्प होता है। ठीक, तो मोन्था तूफान है, तो मोन्था का नाम किसने दिया? कौन सा देश के द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग चौथा। चौथा पॉइंट आते हैं, चौथा टॉपिक में आते हैं। अभी जो वर्तमान सीजेआई है हम लोग के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा, 24 नवंबर को। जो बी आर गवई है, आप लोग जानते होंगे बी आर गवई जो भारत के 52वें सीजेआई है भारत के। ठीक है, तो वो नाम सुझाए हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही बनता है नेक्स्ट सीजेआई बनते जाता है। ठीक है, तो नाम सुझाए किनका? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सूर्यकांत नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं। तो वो 53वां बन सकते हैं भारत के, मान के चलिए बन ही जाएंगे, 53वां सीजेआई बनेंगे भारत के। ठीक, और उनका कार्यकाल होगा वही नवंबर से लेके 24 नवंबर से लेके 9 फरवरी 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा, 2027 तक। तो 52वें कौन थे? बी आर गवई। 53वें कौन बन रहे हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, और आप लोग को पता होगा जो सीजेआई का जो हम लोग का नियुक्ति होता है उसका कहीं प्रावधान नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जजेज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही सीजेआई बनता है। लेकिन जजेज का नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति करता है। लेकिन सीजेआई का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं संविधान में कोई भी आर्टिकल में प्रावधान नहीं है। उसका रिकमेंड होता है। सीजेआई कौन बनता है? रिकमेंड होता है। जो वर्तमान में जो रहते हैं वही रिकमेंड करते हैं अगला का, जैसे कि बी आर गवई है वर्तमान में, वो सूर्यकांत का, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का रिकमेंडेशन किए हुए, तो वही अगला बनेंगे जो सीनियर मोस्ट जजेज रहता है सुप्रीम कोर्ट का वही। और कार्यकाल आप लोग को बता ही दिए हैं इनके बारे में, तो जानकारी हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं पांचवा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पांचवा में सारंडा वन के बारे में भी न्यूज में है बहुत ज्यादा। सारंडा वन के बारे में सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। ये झारखंड का है, पश्चिमी सिंहभूम और जिला जो है वहीं पे है स्थित है सारंडा वन। और ये एशिया का इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे घना वन, सघन वन, साल वृक्ष से घिरा हुआ वन है पूरा। तो उसको अभ्यारण्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, झारखंड सरकार को बोला है इसको जल्द से जल्द अभ्यारण्य बनाया जाए। पूरा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन कुछ एरिया का ये मामला है। आप देखिएगा तो जिसमें झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार ही था। 1968 में इसका रिकमेंडेशन हुआ, फाइल बना था कि इसको अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा। लगभग 314 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, लेकिन वो फाइल फिर आगे बढ़ा नहीं है, कहीं गुम हो गया, खो गया, या तो कहीं गुम हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 68 के बाद तुरंत 1972 में आप लोगों को पता होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया था। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आ जाने के कारण तो फिर ये आगे बढ़ नहीं पाया था। लेकिन अभी ये फिर मामला में आया हुआ है, प्रकाश में आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तो उतना एरिया नहीं, लेकिन कुछ एरिया को थोड़ा सा छोड़ के लेकिन आपको अभ्यारण्य घोषित करना है। आप लोग को पता होगा कि अभी वहाँ माओवादी बहुत ज्यादा है सारंडा वन में। अभी वर्तमान में भी देखिए हालत वहाँ का बहुत खराब है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इसको जल्द से जल्द अभ्यारण्य घोषित किया जाए। तो यही न्यूज था सारंडा वन के बारे में। अगला देखते हैं छठा नंबर करंट अफेयर्स। IAF अभी पूरा न्यूज में इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक रिपोर्ट आया है, जिसमें से इंडियन एयरफोर्स को तीसरा स्थान दिया गया पावरफुल के मामले में, शक्तिशाली के मामले में। एयरफोर्स में सबसे शक्तिशाली देशों में से तीसरा स्थान मिला है। पहला तो आप लोगों को पता होगा अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद इंडिया को रखा गया है, चाइना को पीछे छोड़ के। तो और ये रिपोर्ट जारी करने वाला है WDMNA, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अनुसार। इन्होंने 103 देशों को शामिल किया, जिसका 129 वायुसेनाएं इसमें शामिल था। उसी में से ये रिपोर्ट आया है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। भारत का एयरफोर्स जो है तीसरा सबसे ताकतवर बन गया है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका और रूस के बाद, चाइना को पीछे हटाते हुए। ठीक, और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय एयरफोर्स दिवस। ठीक, अगला देखिए हम लोग का सातवां टॉपिक है
ये कोंकण युद्धाभ्यास, कोंकण युद्धाभ्यास संपन्न हो चुका है 5 अक्टूबर को। इसमें पूछता है कि कोंकण, 3 क्वेश्चन इससे बनता है। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो 5 अक्टूबर को हुआ, अरब सागर में हुआ। कोंकण आप लोगों को बताओ, कोंकण पश्चिमी घाट है, पश्चिमी छोर है भारत का, गुजरात सबका एरिया आता है, वहीं अरब सागर में हुआ कोंकण युद्धाभ्यास। किसके किसके बीच में, तो भारत और यूके ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसमें से भारत का जो था INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट है वो भाग लिया था, और यूके की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने हिस्सा लिया था, जो एयरक्राफ्ट है, दोनों देशों का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, तो दोनों ने युद्ध अभ्यास में भाग लिया। तो कोंकण 25 का आयोजन कहाँ किया गया था, अरब सागर में, 5 अक्टूबर को भारत और यूके के बीच हो गया। 8वां नंबर भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है कि ये ऐसे एथलीट्स हैं जो 2 बार लगातार 2 बार जीते हैं, एक बार गोल्ड मेडल और एक बार रजत मेडल जीते हैं ओलंपिक में। आप लोग पता होगा किसका बात कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा। उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है, सेना में उपाधि दिया गया है, प्रमोशन किया गया उनका, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है हाल फिलहाल में ही। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में के खिलाड़ी है, विख्यात पूरा वर्ल्ड जानता है इनको। अगला देखिए 9वां नंबर है हम लोग का, जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान से न्यूज है कि वहाँ जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, साने तकाइची। आप लोग को पता होगा वहाँ बन नहीं पा रहा था, जिस तरह पहले भारत में मनमोहन सिंह सरकार थे, इसे UPA और NDA मिलकर बना था, उसी तरह वहाँ भी 2 दल मिलकर बनाया गया है इनको, 2 दलों के द्वारा। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। इनका पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और वहाँ एक और पार्टी है जापान इनोवेशन पार्टी। तो दोनों ने मिलकर, बहुत उपापोह की स्थिति थी, लेकिन अंततः दोनों ने मिलकर साने तकाइची को जापान का प्रधानमंत्री घोषित किया, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है, बन गई है। अगला देखिए आज का 10वां नंबर इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए COP30 हर एग्जाम में पूछेगा कि जितना भी एग्जाम आने वाला है, छोटा एग्जाम रहे बड़ा एग्जाम रहे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये 200 क्वेश्चन। तो COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो होता है, COP30 जो सम्मेलन है वो 10 से 21 नवंबर के बीच ब्राजील के बेलम में आयोजित होगा, और यह 30वां जलवायु संबंधित होता है, सब रिलेटेड जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। वहाँ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटते हैं, मीटिंग होता है, उसके बाद एक घोषणा पत्र जारी होता है। तो वही हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP30 सम्मेलन जो होगा वो ब्राजील में होगा। कहाँ होगा याद रखिएगा, ब्राजील में। कभी कभी जगह का नाम ही पूछता है, तो बेलम, ब्राजील का बेलम शहर होगा, वहीं पे होगा ये आयोजन। कब से कब, तो 10 से 21 नवंबर के बीच। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 जो था आप लोग को बढ़िया लगेगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।